participants को warm welcome in the fourth session of Cups and Pages Zoom meeting. आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसमें हम जो पार्टीशन से रिलेटेड विंडो पार्टीशन से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है और वो किसी भी हवाले से हम लोगों ने पढ़ा हुआ, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो मतलब पॉपुलर फिक्शन है, क्लासिकल फिक्शन है, किसी भी तरह का है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि आज इसमें कोई एक प्रेजेंटर नहीं है, दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। और इसमें जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो इसमें आप सब जो है अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और हमें अच्छा लगेगा कि एक ही चीज़ को जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं तो जाहिर है कि उससे सभी का जो नॉलेज होता है वो भी इंक्रीज होता है, और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे जाविये से देखने का भी मौका मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है हम इसको फॉर्मली अब शुरू करते हैं। ओवर टू यू मैडम अनीका। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया। मेरी तरफ से भी सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। एक छोटा सा क्लिप है, हम पहले इसको देखेंगे कि ये बिल्कुल हमें फोकस्ड कर देगा कि हम किस टाइप के लिटरेचर को डिस्कस करने वाले हैं आज, और तकसीम हिंद के हवाले से अदब की क्या अहमियत है या क्या अफादियत है और किस नुक्ता नज़र से अदब लिखा गया है और हम उसको कैसे देखते हैं। सदीबा, इसमें ऑडियो तो नहीं है जो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? इसमें ऑडियो भी है, आप लोगों को सुनाई दे रही है? आ नहीं रही, मतलब मुझे तो नहीं सुनाई दे रही, पर बाकी पार्टिसिपेंट से पूछ लें, अगर बाकियों को आ रही है तो फिर मेरे साथ इशू होगा। मैंने यहाँ से तो ऑडियो फुल किया हुआ है। नो मैम, इसका ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा। मेरे ख्याल में आपका वो जो शेयरिंग वाला होगा उसमें सिर्फ वीडियो शेयरिंग आ रही होगी, आप उसमें चेक करें, शायद कोई ऑप्शन हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि यहाँ से मैंने वॉल्यूम इसका बिल्कुल फुल किया हुआ है और मेरी तरफ से भी म्यूट नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको फिर हम लोग म्यूट ही सुनना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। इसमें से जो वीडियो की ऑप्शन है उसके साथ तो नहीं कुछ आ रहा है इस तरह से, वीडियो सेटिंग्स जहाँ पर आ रही हैं? डॉक्टर डॉक्टर समिया, वैसे मैंने कभी इस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जूम पर। ओके, ठीक है। बेसिकली इसका वीडियो का मकसद ये थोड़ा सा जो रिटन पोर्शन है वो दिखाना था, और इसमें चूंकि हमने थोड़े राइटर्स को भी डिस्कस करना है तो पहले उसके उनके नाम थे, फिर जो फेमस लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है पार्टीशन के फौरन बाद और अभी तक हो रहा है उसको लोगों से फेमिलियर करवाना था, और थोड़े से ये क्लिप्स थे ताकि हम देख सकें कि क्या कुछ जो था उस टाइम पर लोगों ने सफ़र किया। बेसिकली हम जब देख रहे होते हैं चीज़ों को, हादसात को, तो उसमें अक्सर हम लोगों की सफरिंग को उस तरह से, जो हमसे पहले यानी हादसा गुजर के होते हैं और हम लोग जब तारीखी तौर पर उनको देखते हैं तो एक हमारे जहन में वो नक्शा तो बनता है, लेकिन
जब वो हम फिल्म की सूरत में देखते हैं या किसी क्लिप्स में हमें या ड्रामा की सूरत में देखते हैं, तो हमें एक डीपर लेवल पर हम लोग जाकर उसको चीज़ों को फील करते हैं। तो बेसिकली इस छोटी सी वीडियो में मैंने फिल्म तमस से, जो कि तमस नॉवल विशम सानी का एक बड़ा क्लासिकल नॉवल है, उस पर ही फिल्म ये बेस्ड करी थी, उससे लिए हैं। और इसमें जो कि एंड पर हम देख रहे हैं कि इधर जो क्लिप्स थे अभी, वो स्पेसिफिकली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो कि फसादात के दौरान हुआ, उसको शो कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे अपने आज के सेशन का, जिसमें अभी जैसे हमने पीछे ये इस वाले फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फेमस नॉवल उर्दू अदब के अंदर और अफसाने या फिक्शन जो है वो लिखे गए हैं। जैसे टोपा टेक सिंह है, वो एक क्लासिकल फिक्शन है सादत हसन मंटो का। इसी तरह से खोल दो, ठंडा गोश्त, मोजेल, ये मंटो के लाजवाल जो हैं वो फिक्शन है। इसी तरह से पिंजर अमृता प्रीतम का, तमस जैसे हमने बताया है। इस तरह से आग का दरिया, लाजवंती, ये उनका बेदी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का। आंगन जिस तरह से आप जानते हैं खदीजा मस्तूर का। और या खुदा कुदरतुल्लाह शहाब का। तो ये वो क्लासिकल जो है वो अदब है जो उर्दू अदब में प्रोड्यूस हुआ फसादात को लेकर के। और इससे पिछले फ्रेम में हम देख रहे थे वो शख्सियात जिन्होंने अदब पर लिखा, वो मैंने आपको बताई भी है। वंदना इस पर इस मौजू पर हमें हिंदुस्तान में हिंदी लिटरेचर में लिखे गए अफसानों, फिक्शन और अदब पर, शायरी पर, उस पर हमें रोशनी डालेंगी। और किसी हद तक हिंदुस्तानी पंजाब में अगर कुछ लिखा गया है तो उस पर भी। और ये मेरे लिए अभी मैं थोड़ी देर पहले वंदना जी से बात भी कर रही थी कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मैं पंजाबी अदब से इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं रखती हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि पंजाबी अदब में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में फसादात के मौजू पर क्या लिखा गया। सिमिलरली इसी तरह से हमें सिंध में या बंगाल में जो लिखा गया उस पर इतना ज़्यादा नहीं पता। बंगाल का एक नॉवल मैं अपने थीसिस के दौरान जब रिसर्च करी थी, तो एक नॉवल का जिक्र हुआ था एक आर्टिकल के अंदर, लेकिन वो चूंकि बंगाली जुबान में था तो पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन ये जो हमारी, आप कहें कि इसको हम लिमिटेशंस कह सकते हैं हमारे आज के सेशन की, कि ये ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड है उर्दू अदब और हिंदी अदब को लेकर। जाहिर है हिंदुस्तान में तो और भी काफ़ी ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं। तो ये जो तकसीम थी या हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बनना, इससे दोनों तरफ के लोग ही मुतासिर हुए थे और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले मुतासिर हुए होंगे और हुए थे। तो उन्होंने अपनी अपनी जुबान में इसको बयान ज़रूर किया होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे तक मुख्तलिफ जुबानों का अदब जो है वो नहीं पहुंच पाया। तो इसका मकसद आज के सेशन का ये भी है कि अगर किसी ने किसी भी हवाले से इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में, बंगाली में कुछ जानते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो वंदना जी, आप मेरे ख्याल से कि मौजूद हैं सेशन में, तो अब मैं आपकी तरफ आपसे शुरुआत करूंगी, फिर हम लोग इसमें फर्दन फर्दन इजाफा करते जाएंगे। जी शुक्रिया अदीबा। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? जी बिल्कुल आ रही है हमें आवाज। जी हम आपको बखूबी। जी जी, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर हो गई है इसमें, लेकिन बहुत कम टाइम में हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें अपनी रखनी है। और मुझे तो ये लग रहा था कि आप लास्ट में मुझे रखते, तब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती, लेकिन अब खैर ठीक है। तो मैं अभी जो क्लिप लगाई गई उसे मैंने देखा, और आप भी जानते ही हैं कि वो तमस नॉवेल के कुछ सीन्स हैं और वो फिल्म बनी है उस पर। ऐसे ही एक गर्म हवा फिल्म है, और तमाम हिंदी में और दूसरी दूसरी भाषाओं में भी कई फिल्में बनी हैं, कई सीरियल्स या और भी तरीके से, ड्रामे के तरीके से, और भी तरीकों से ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। अब बहुत कम टाइम में ही मैं ये सोचती हूँ कि अगर सिर्फ हम लोग नाम गिनाएंगे, एक चीज़ वो भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा हम उसके कंटेंट पर, उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर, इन चीज़ों पर भी बात रखें तो थोड़ा बेहतर होगा। तो मैं चूंकि मैं हिंदी से हूँ और हिंदी के साथ साथ दूसरी चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि वो आपके लिए भी शायद नया होगा और आप जो बोलते हैं वो मेरे लिए भी नया होता है,
तो मैं हिंदी में क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, किन लोगों ने खास तौर पर उस पर ध्यान दिया और लिखा, उस पर मैं थोड़ी सी बात रखूंगी। और ये भी आपको कहना चाहूंगी कि पता नहीं क्या इसका कारण है, क्या इसका रीजन है कि हिंदी में कुछ कम लिखा गया, पार्टीशन पर लिखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया है, लेकिन बहुत कम लिखा गया, हिंदी में कम नॉवेल्स लिखे गए। इसमें सबसे पहला जो नॉवेल याद आता है, जो कि अभी साथी अदीबा ने बताया भी, तमस नॉवेल, आप लोग उसको जानते भी हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। भीष्म साहनी हिंदी के बड़े लेखक, उन्होंने तमस एक बड़ा और बहुत गहरा नॉवेल लिखा, और साथ ही साथ एक ऐसा नॉवेल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, झूठा सच, यशपाल हिंदी के लेखक हैं और वो पंजाब में रहते थे। पंजाब जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर और दिल्ली के बीच में जो स्थितियां पैदा हुई, उनके बारे में उन्होंने 2 पार्ट में, 2 भाग में, 2 हिस्सों में ये नॉवेल लिखा। आपको और कुछ नाम मैं गिना देती हूँ, जैसे आधा गांव, डॉक्टर राही मासूम रजा, इस पर भी फिल्म बनी है, इस पर सीरियल भी बना हुआ है, शायद आपको मिल जाए यूट्यूब पर। आधा गांव राही मासूम रजा ने लिखा। हिंदी के ही एक बड़े लेखक हैं मोहन राकेश, उन्होंने एक कहानी लिखी, मलबे का मालिक। और एक राइटर का नाम आपको बताऊंगी, उनका नाम है कमलेश्वर, उनका एक मोटा और काफी बड़ा नॉवेल है कितने पाकिस्तान। और एक छोटी सी कहानी, अगे हिंदी के ही लेखक हैं, राइटर हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी शरणागत, यानी कि जो कैंप्स हुआ करते थे उस दौरान, उन कैंप्स में औरतों की स्थिति, अलग अलग रिलीजन के लोगों का रहन सहन, कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे को कैसे बचाते हैं। तो उस पर शरणागत कहानी लिखी यशपाल ने। मैं खास तौर पर यहाँ झूठा सच के बारे में, उसके पहले चूंकि अदीबा से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यहाँ पंजाबी भाषा में कुछ चीजें लिखी गई हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। बंगाली भाषा में भी लिखा गया है, लेकिन पंजाबी में जो सबसे पहला नाम आता है वो नानक सिंह का नाम आता है, जिन्होंने एक नॉवेल लिखा अग खान वाले, वो पंजाबी जबान में है, वो एक नॉवेल है। और कहानियां तो बेशुमार लिखी गई हैं, जैसे अफजल तो संधावा की कहानी है, कोई क्वाची हुई खुशबू, और एक परमेश्वर सिंह नाम की कहानी है, अहमद नसीम कासमी की वो कहानी है। एक और कहानी है अशफाक अहमद की, गडरिया, जो वो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं, तो गडरिया नाम से एक कहानी उन्होंने लिखी। और कुलवंत सिंह वर्क की कहानी है एक, खब्बल, जिसे पंजाबी में शायद घास बोलते हैं या क्या, ये मैंने कहानी पढ़ी नहीं है, लेकिन कुलवंत सिंह वर्क की भी कहानी काफी पॉपुलर कहानी यहाँ पंजाबी भाषा में है। और हिंदी के ही एक उन्होंने एक अफसाना लिखा, बलवंत सिंह, काले कोस, हिंदी में लिखा है, तो वो भी पार्टीशन पर एक अच्छी कहानी में उसको गिना जाता है। मैं यहाँ पर ज्यादा जो बात रखना चाहूंगी वो झूठा सच उपन्यास या नॉवेल, हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, मैं बार बार हिंदी में ही ज्यादातर वो बोलती हूँ, तो आप लोग शायद उसके सेंस को तो समझ ही लेते होंगे। तो झूठा सच से शायद आप ना परिचित हो, या आपको जरूर पढ़ना चाहिए वो नॉवेल। और मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन आ चुका है, उस पर शायद फिल्म भी बनी हुई है। झूठा सच 1958 में लिखी गई, 2 भाग में लिखी गई। 1958 में पहला पार्ट आता है और दूसरा भाग उसका 1960 में आता है। पहला भाग उसका नाम है वतन और देश, और दूसरा पार्ट देश का भविष्य, भविष्य यानी फ्यूचर। तो ये 2 भाग में जो लिखा गया, वतन और देश लिखा गया, जिसमें कि बिल्कुल पार्टीशन के दौरान की जो स्थितियां हुई, किस तरह की पॉलिटिक्स रही, किस तरह की पार्टीज बन रही थी, किस तरह के देश बनाने की कवायद चल रही थी, और उसमें खास तौर पर औरतों की क्या स्थिति थी। आप जानते हैं अभी साथी ने जो दिखाया, जो क्लिप दिखाई, उसमें औरतों की ही, जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है दुनिया भर में, उसमें सबसे ज्यादा कोई पिसती है तो वो औरतें पिसती हैं। हिंदी में ही एक किताब है, देह ही देश, जो बोस्निया और सर्बिया के मतलब तमाम जो आपस में जो सिविल वॉर्स चल रही हैं,
उन औरतों की स्थिति को लेकर बेहद बहुत ही मार्मिक वो किताब लिखी हुई है। देह मतलब होती है बॉडी और देश मतलब होता है मुल्क। तो उन्होंने लिखा देह ही देश, मतलब जो भी चीज बनती है, जितने भी देश बनते हैं, जितने भी मुल्क बनते हैं, उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स जो फॉर्म होती है वो स्त्रियों यानी महिलाओं के शरीर, महिलाओं की बॉडी के ऊपर बनती हैं। तो देह ही देश, और मंटो को तो आप जानते ही हैं कि मंटो ने इस पर काफी लिखा है और बहुत ही गहराई से लिखा है। तो झूठा सच के बारे में बताने से पहले थोड़ा यशपाल के बारे में मैं दो तीन बातें बताती हूँ। यशपाल हिंदी के काफी पॉपुलर राइटर, काफी सीरियस राइटर हैं और काफी बड़े राइटर हैं। और हिंदी में दो ही ऐसे राइटर हुए जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर काम किया, यानी कि बम बनाने में भी उनका बड़ा रोल रहा है। भगत सिंह के साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और बाद के दिनों में भगत सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और बाद के दिनों में यशपाल जो है हिंदी में राइटिंग करने लगे, और अगे और यशपाल दो राइटर्स का नाम आता है जो भगत सिंह के साथ मिलकर उस पॉलिटिक्स में शामिल होकर के अपने राइटिंग को वो शार्प कर रहे थे। तो और यशपाल जो है वो मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट राइटर थे। ऐसा भी कहते हैं लोग कि उनको पढ़ करके तमाम लोग मार्क्सिस्ट हुए, कम्युनिज्म की तरफ, मार्क्सवाद की तरफ अट्रैक्ट हुए और उसमें गए, पार्टी तक भी ज्वाइन किया। इस तरह के लेखक थे यशपाल। तो यशपाल ने सिर्फ उस दौरान जो चीजें घट रही थी उसमें सिर्फ उसका दर्द नहीं बयान किया, बल्कि उसकी डीप पॉलिटिक्स के भीतर भी गए, क्योंकि यशपाल खुद पॉलिटिक्स के भीतर रहने वाले, उसकी पक्की समझ वाले आदमी थे। तो उन्होंने लिटरेचर को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखा कि लिटरेचर में कुछ दर्द और कुछ आप सेंसिटिविटी दिखा करके, कुछ सिंपैथी दिखा करके, कुछ इस तरह की चीजें बना करके लोगों को आप एक दर्द दिखा सके, सिर्फ इतना ही उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस दौर की पूरी पॉलिटिक्स को नुमाया किया, उसको जाहिर किया। और जब वतन और देश वो लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग से लेकर के कांग्रेस पार्टी कैसे बनी, कांग्रेस पार्टी के भीतर कितने धड़े बने, और इसी तरह जो मुल्क जिस तरह के बन रहे थे उसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही, कांग्रेस के अंदर ही किस किस तरीके के लोग बन रहे थे। यानी कि उसमें हिंदू महासभा, जो आज के हिंदू महासभा नहीं, जिसको उस समय जनसंघ कहा जाता था, जो 1925 में बना, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 में यहाँ पर फॉर्म होती है। ये दोनों एक साथ बनते हैं। तो उस दौरान जो जनसंघ है और उसी के साथ साथ हिंदू महासभा एक संगठन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो हिंदुओं को कट्टर और एक्सट्रीम उसमें उसको ट्रेनिंग देता है। इसके फॉर्मेशन पर भी वो बात करते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसी ताकत पैदा हो चुकी थी जो आगे चलकर हिंदुस्तान में एक खास तरह के हिंदुओं को तैयार करने में अपना रोल अदा कर रही थी। तो वो जनसंघ जिसे मैं बोल रही हूँ, वो आज के हिंदुस्तान में आरएसएस कहा जाता है। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो बीजेपी का कल्चरल विंग है, जिसमें बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार करता है जो दो रिलीजन के बीच में, जिसे पिछली बार मैंने कहा था अदराइजेशन, की हमारा दुश्मन कौन है, हमारे जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, ये उनको ट्रेनिंग, एक कट्टर ट्रेनिंग देता है आरएसएस। अब उसने अपने आप को थोड़ा एक प्रोग्रेसिव चेहरा भी बनाया है, लेकिन वो उसके भीतर है नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद में ये चीज नहीं रही है। तो इन सब चीजों पर भी जब आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो उसी में ब्रिटिशर्स के साथ किसके कैसे रिलेशन रहे, और किस तरह से कांग्रेस के भीतर ही एक धड़ा हिंदू देश बनाने की तरफ जा रहा था, एक कांग्रेस जो थी वो सेक्युलर देश बनाने की तरफ जा रही थी, और एक भगत सिंह जिन्होंने कांग्रेस के भीतर रहकर भी कांग्रेस से अपना अलगाव किया और बताया कि कांग्रेस के जीतने के बाद भी मुल्क का भविष्य जो है वो गरीब मजदूर किसानों का नहीं होने वाला है, इसलिए सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने बनाया, और एक तरीके से उन्होंने एक रोशनी दी कि ये आजादी पूरी आजादी नहीं है। आप जानते होंगे कि उस दौरान सारे लेखकों ने, सारे राइटर्स ने अपनी नज्मों में, अपने गीतों में, अपने नॉवेल्स में, अपनी फिल्मों में ये बताया कि ये आजादी पूरी आजादी नहीं है। फैज अहमद फैज लिखते हैं, ये दाग दाग उजाला ये शबगजीदा शहर, तो वो भी लिखते हैं। इसी तरह अली सरदार जाफरी लिखते हैं, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। तो ये सवाल है कि कौन आजाद हुआ। हिंदी के एक पोइट है नागार्जुन, वो कहते हैं किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, अगस्त यानी 15 अगस्त।
तो ये किसकी किसकी आजादी है, कौन लोग आजाद हुए हैं और कौन लोग इसमें खत्म हो गए और किसको अभी पूरी आजादी नहीं मिली। तो इस तरह के सवाल उस दौर में उभर रहे थे और इन सारे सवालों को बहुत डिटेल तरीके से यशपाल ने अपने नॉवेल, काफी बड़ा नॉवेल है झूठा सच, उसमें इन्होंने उस पूरी पॉलिटिक्स को उभारा है। है, एक जयदेव पुरी नाम का कैरेक्टर है, कनक है, डॉक्टर नैयर है, सोमराज है, रावत है, और धीरे धीरे उसमें जयदेव पुरी और कनक जो दोनों पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों एक आइडियलिस्ट, आजादी के लिए लड़ने वाले एक यंग लीडर के रूप में उभरते हैं। लेकिन जैसे ही आजादी मिलती है वैसे ही जयदेव पुरी एक अपॉर्चुनिस्ट रास्ता अपना लेता है, जैसे कांग्रेस एक अपॉर्चुनिस्ट रास्ता अपना करके यहाँ की आम जनता को धोखा देती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही यहाँ पर जो रिलीजियस सेक्युलरिज्म के भीतर, सेक्युलर फेस के भीतर, उसकी आड़ के भीतर जिस तरह से एक रिलीजियस कम्युनिटी को बढ़ावा देना और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उसको ले जाना, कांग्रेस के भीतर ये चीज काफी पहले से रही है, उसका खुलासा करते हैं यशपाल। और गांधी, महात्मा गांधी जो कांग्रेस में जिनकी एंट्री जब होती है तो कांग्रेस किस तरह से कई भागों में बंटती है और गांधी के शख्सियत के आगे कैसे चीजें, गांधी की शख्सियत काफी बड़ी है, पूरी जनता, देश की जनता जो है उसके प्रभाव में रहती है, गांधी का इंप्रेशन आज भी इंडिया में जिस तरह से है। हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी है वो गांधी को लेकर के काफी क्रिटिकल रहती है, लेकिन उस तरह से क्रिटिकल हम लोग नहीं रहते। हम लोग ये सोचते हैं कि उसका एक जो पॉजिटिव पक्ष है उसे भी देखा जाए और जो नेगेटिव पक्ष है उसे भी देखा जाए, जबकि बीजेपी सिर्फ गांधी, बीजेपी के ही आरएसएस के ही एक व्यक्ति ने गांधी को की हत्या की थी, तो वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। गांधी को लेकर के यशपाल काफी क्रिटिकल हैं, क्योंकि यशपाल एक मार्क्सवादी राइटर है। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस सेक्युलर पॉइंट्स को लेकर के अपना एक चेहरा बनाया, उसमें गांधी की जो एंट्री होती है वो सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि गांधी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट, एक जो यहाँ पर कास्टिज्म है, जहाँ पर दलित हैं और ब्राह्मण हैं, अलग अलग तरह की जो जातियां हैं जिसे हम कास्ट कहते हैं, उस कास्ट को लेकर उसको एड्रेस गांधी ने ठीक से नहीं किया। ये अलग बात है कि एक बड़ी संख्या जो जमींदार परिवारों की है, जो ट्रेडर्स के परिवार हैं, उनके परिवारों के लोग गांधी के पीछे एकजुट तो हुए, लेकिन गांधी ने कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट किस्म के हिंदुत्व का सहारा लिया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। वो कांग्रेस जिसने सेक्युलर पॉइंट्स को लेकर अपनी पार्टी को बनाया था, उस पार्टी में नुकसान किया गांधी का ये रूप। हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन ऐसा यशपाल कहते हैं। यशपाल ने एक किताब भी इस पर लिखी, गांधीवाद की शव परीक्षा। शव परीक्षा का मतलब हुआ पोस्टमार्टम। तो शव परीक्षा यानी गांधीज्म का पोस्टमार्टम वो करते हैं और कहते हैं कि कैसे कैसे गांधीवाद ने यहाँ पर सेक्युलरिज्म का नुकसान किया। हालांकि आज भी हिंदुस्तान गांधी के नाम पर ही सेक्युलर देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन गांधी की क्या प्रॉब्लम्स रही, गांधी ने कहां पर वो चीजें की, और इसी वजह से नेहरू और गांधी का एक अलगाव भी हुआ और कांग्रेस पार्टी कई भागों में बंट करके एक दूसरी कांग्रेस बन गई। और उसी का नतीजा है, उसी कांग्रेस का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में, भारत में बीजेपी जैसे फैशिस्ट किस्म की पार्टी राज कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो बुनियाद है जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, और इसके लिए अब सारी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो भी एकजुट हो रही हैं। लेकिन वो समय चला गया, वो बहुत सारा टाइम चला गया, तब तक बहुत सारी चीजें हो गई। अब उसे एकजुट करना, लोगों के भीतर हिंदुत्व को लेकर जिस तरह की चीजें भर दी गई है, उससे पार पाना अब बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नेहरू के समय का जो एक सेक्युलर स्टेट बनाने की जो कल्पना थी, जो चीजें उन्होंने कुछ की थी, अब भी कहीं ना कहीं बाकी है, वो चीज बाकी है। इस वजह से अभी भी यहाँ पर इस बार के चुनाव में उसका असर भी दिखाई दिया मोदी के खिलाफ। तो ये अभी तो ये 2024 का दौर है, लेकिन इसकी पहचान जो है यशपाल अपने उस नॉवेल में करते हैं कि पार्टीशन के बाद जो देश होगा, क्योंकि पहला पार्ट है वतन और देश, दो देश कैसे अलहदा होते हैं, कैसे अलग होते हैं, उसके बीच में कौन सी राजनीति काम करती है, और उसके बाद उन दोनों देशों के भीतर
किस तरह की चीज तैयार होती है। 1958 और 1960s में लिखा गया। उस दौरान यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों में भी बंटवारा हो गया था, यानी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बंट करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम में बदल गई, और आगे चलकर 60s के बाद तो सीपीआईएमएल भी यहाँ पर सीपीआई सीपीआईएमएल बन गई, यानी 3 भाग में कम्युनिस्ट पार्टियों का विभाजन हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं यशपाल की निगाह में है उस नॉवेल में कि वे लोग जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, वो कहाँ पहुंच गए, और जो सेक्युलर स्टेट की कल्पना लेकर चले थे वो कितने अपॉर्चुनिस्ट निकल करके उस जनता को धोखा देने के लिए तैयार हो गए। और नॉवेल के लास्ट में कांग्रेस का एक नेता है, सूद करके है, उसका नाम सूद है, सूद जी उसने लिखा हुआ है, वो चुनाव हार जाता है, इलेक्शन हार जाता है। तो कहीं ना कहीं यशपाल ये भी बताते हैं कि चाहे पार्टियां जो भी रहे, लेकिन जनता जब एकजुट होती है, बिल्कुल नीचे की लोअर मिडिल क्लास जनता, वर्किंग क्लास की जनता जब एक होती है और वो चीजों को पहचान लेती है, तो वो किसी भी पार्टी को हटाने की ताकत रखती है। ऐसा भी उन्होंने इस नॉवेल में दिया है, हालांकि उन्होंने ज्यादातर इसकी अपॉर्चुनिज्म पर ही बात की है। तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि लाहौर, पहले भी लाहौर में एक भोला पांधे नाम की एक गली है, पता नहीं वो है, आप ही लोग बता सकते हैं, लेकिन नॉवेल में है वो भोला पांधे की गली, जिसमें कि एक लोअर मिडिल क्लास जयदेवपुरी, कनक और जयदेवपुरी की एक बहन है तारा, ये तीनों मिलकर रहते हैं, और भी वहां पर हिंदू मुसलमान परिवार रहते हैं, फैमिली रहती है, सबकी रहती है। और इसी में धीरे 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 जो कम्युनल जो ताकतें हैं वो कैसे घुसती हैं, और किस तरह से भयावह, बहुत भयानक किस्म की उसमें दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, और उस फसाद के साथ साथ धीरे धीरे लाहौर की वो गली जो है आगे चलकर हिंदुस्तान और उसका भविष्य, उसका फ्यूचर बनना शुरू हो जाता है। यहीं से शुरू होता है नॉवेल, लाहौर से, और उसके बाद जब देश का बंटवारा हो जाता, हाँ, टू नेशन थियरी की भी इसमें बात हुई है कि टू नेशन थियरी किस आधार पर सोचा गया, मुस्लिम लीग ने क्या सोचा, जनसंघ ने क्या सोचा, हिंदू महासभा ने क्या सोचा, कांग्रेस के और धड़ों ने टू नेशन थियरी को किस पर्पस के हिसाब से, ये इसमें सारी बातें आती हैं। और तारा जो है उसमें एक मेन, उसमें जो कैरेक्टर है वो तारा है, जो एक प्रोग्रेसिव लड़की होती है, और जो वहां से लौट, वंदना जी 5 मिनट रह गए हमारी इस मीटिंग एंड होने में, क्या आप इसको कंसाइज करके इस सेशन में इसको कंक्लूड कर सकती हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम बाकी वाले पार्टिसिपेंट से कर सकें बात। जी मिस तो मैं अदीबा, वही, नेक्स्ट में मैं आऊंगा। जी ठीक है अदील। अच्छा, तो मैं इसको यहीं पर इसको खत्म करती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारे इसमें, तारा है, बंतो है, उर्मिला है, कनक है, शीलो है, ये जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं ये बहुत दमदार कैरेक्टर्स हैं जो यशपाल ने रखा है। उसमें बंतो बोलती है कि इनको अपनी माँ बेटियों की, ये अपनी माँ बेटियों की इज्जत करें और वो उनकी अपनी माँ बेटियों की इज्जत करें। माँ बेटियां बर्बाद होने के लिए वो इज्जत को सटायर के रूप में लेती है और कहती है कि ये अपनी माँ बेटियों की इज्जत करें, वो अपनी माँ बेटियों की इज्जत करें, और इनकी इज्जत में हम औरतों की बर्बादी छिपी हुई है। इसी तरह बहुत सारे वक्तव्य हैं इन औरतों के। बाद में बंतो पाकिस्तान से 2 महीने रह करके लौटती है तो उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि वो यहाँ से वहां से रह कर आई है तो हम इसे क्यों रखेंगे, और वो वहीं उस दहलीज पर वो मर जाती है। इस तरह की बहुत सी इसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिन पर ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो शायद ही पढ़कर हम मतलब बहुत टेंशन हो जाती है। तमस में भी अगर आपने देखा होगा तो रावलपिंडी में वो जो कुआं है जिसे भीष्म साहनी बताते हैं कि उसमें तमाम औरतें कूद करके जान दे देती हैं और बाद के दिनों तक वो कुआं सड़ता रहा है। किसी रावलपिंडी में एक जगह वो बताते हैं, थोहा खालसा नाम की एक जगह है, वहां पर वो जाकर भीष्म साहनी उसको देखा भी, एक इंटरव्यू में वो बताते भी हैं। तो इस तरह से तमस में और खासतौर से झूठा सच में भी औरतों की स्थिति को लेकर के इन लेखकों ने सबसे ज्यादा बात की है। इतना हिंदी में किसी और लेखक ने पार्टीशन पर लिखा है तो पार्टीशन की पॉलिटिक्स पर तो बात की है, लेकिन औरतों की स्थिति पर कम बात की है। तमस में ही आपने देखा, तमस में ही नहीं, झूठा सच में देखिए कि किस तरह एक हिंदुओं का एक पूरा ग्रुप है जो एक औरत को अपने एक बांस पर, बिल्कुल न्यूड औरत को बांस पर टांग करके तालियां बजा रहा है और उसके इर्द गिर्द तमाम और औरतों के कपड़े उतार करके उनको धकेला जा रहा है। ऐसा दृश्य आता है झूठा सच में। तो इस तरह आप जानते होंगे तमस में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही झूठा सच में भी हैं। तो झूठा सच
अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहें तो मुझे लगता है ये बेहद बहुत ही ज़रूरी नॉवेल होगा, और शायद तमस तो बहुत अच्छा नॉवेल है, लेकिन तमस के बराबर का या तमस से बेहतर नॉवेल आपको झूठा सच मिल सकता है। और ये इसके कैरेक्टर्स हैं, मैंने बहुत छोटे में जो बता सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा नॉवेल है, तो इससे ज़्यादा मैं इसकी पॉलिटिक्स के भीतर अगर घुसती हूँ तो फिर बहुत टाइम लगेगा। बस एक इंट्रोडक्शन है झूठा सच का, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर समिया, आप इस सेशन को कंक्लूड करती हैं थोड़े अपने रिमार्क्स देकर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिस वंदना, आपने बहुत ज़्यादा तफसील के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन सारी चीज़ों को बयान किया जो कि शायद यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो लिटरेचर में जो अदब है उसके ऊपर ज़ाहिर है पार्टीशन से रिलेटेड लिखा गया तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बाउंड्री लाइन के इस तरफ है और कुछ चीज़ें जो है वो बाउंड्री लाइन के दूसरी तरफ है। तो आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मेरा ख्याल है कि जैसे दीपा, हमारे पास कितना टाइम है अभी सेशन में? मेरा ख्याल में 2-3 मिनट लगे इसको जी 1 मिनट है। हाँ जी 1 मिनट है। हाँ तो ठीक है, फिर इसी लिंक से हम दोबारा जी ज्वाइन जी करते हैं। इसी लिंक से इसी लिंक से फिर हम जो है वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, और फिर इसके बाद हम जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में जो भी कुछ लिटरेचर जो भी उन्होंने उर्दू अदब या इवन इंग्लिश अदब में भी अगर कुछ उन्होंने पढ़ा है पार्टीशन से रिलेटेड, तो वो हमारे साथ ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया मिस मदाना आपका, और बाकी लोगों का भी हमारे साथ रहने का, और एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।